हमने अभी तक पॉइंट चार्ज के बारे में डिस्कस किया कि पॉइंट चार्ज अगर Q है, यहां से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ बाय मॉड R, इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाय R क्यूब, R वेक्टर। तो पॉइंट चार्ज की वजह से वोल्टेज और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों हम निकाल लेते हैं। और पॉइंट चार्ज इन फील्ड, अगर पॉइंट चार्ज किसी फील्ड पे हो, से Q यहां है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, Q इंटू V, और इसके पास फोर्स कितना लगेगा इस पे, Q इंटू E। ये हमारा अभी तक का डिस्कशन है कि इंटरैक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज विथ फील्ड और पॉइंट चार्ज की वजह से प्रोडक्शन ऑफ फील्ड। अब हम लगभग यही दोनों चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन एक नई चीज के लिए जिसे हम डाइपोल कहते हैं। अब देखिए डाइपोल आखिरकार क्या है। तो डाइपोल सिंपली एक माइनस और एक प्लस, आइडेंटिकली, दैट मीन्स आइडेंटिकल चार्जेस हैं बट उनका साइन अपोजिट है। तो एक माइनस Q और Q के पेयर को हम डाइपोल कहते हैं, विच इज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस d। तो इसका डाइपोल मोमेंट जो डिफाइन किया, डाइपोल मोमेंट P पे गौर करिए वेक्टर है, और ये डिफाइन किया चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। मतलब जितना बड़ा चार्ज होगा उतना बड़ा डाइपोल मोमेंट, और जितने ज्यादा ये दूर दूर होंगे डाइपोल मोमेंट उतना बड़ा होगा। ये डिफाइन किया, इसका प्रूफ नहीं है, ये आगे आपको समझ में आएगा कि डेफिनेशन ऐसी क्यों ली गई। तो डाइपोल मोमेंट, चूंकि ये वेक्टर माना गया, तो वेक्टर कहीं ना कहीं हमें पता करना पड़ेगा कि वेक्टर किस तरफ से किस तरफ है। तो ये भी डिफाइन किया कि ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के पैरेलल है। अब डिस्प्लेसमेंट ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, दे बिहेव as an electrical dipole, which is defined as the product of charge into separation between them, and the direction of this dipole is defined as the direction of vector joining from negative to positive. चलो अब ये डाइपोल ये है, इसकी डेफिनेशन ये क्यों ली, ये आपको धीमे धीमे समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये समझिए कि हमें पता है कि ये डेफिनेशन है, ठीक। जैसे याद करिए, मैंने आपको पहले कंडक्टर वगैरह में या इंसुलेटर में सिमुलेशन दिखाया था कि ये प्लस है, ये पूरे में माइनस है, और अगर हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, अभी माइनस का सेंटर प्लस के ऊपर है तो डाइपोल मोमेंट 0 है। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो नेगेटिव चार्जेस पुल हो गए, पॉजिटिव अपनी जगह रहा। तो ये नेगेटिव का सेंटर अब यहां है, तो ये एक डाइपोल मोमेंट बन गया, ठीक है। तो ये भी माइनस और प्लस सेपरेट हो गए तो डाइपोल मोमेंट है। जब सेपरेट नहीं है, दोनों सिमेट्रिकली एक ही जगह थे, तो डाइपोल मोमेंट नहीं था। तो अब हम पहले डिस्कशन करेंगे, मींस ओवरऑल हमें डिस्कशन क्या करना है, डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, एक पॉइंट। डाइपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या होगा, दूसरा पॉइंट। और डाइपोल मोमेंट पे फोर्स, टॉर्क, एनर्जी क्या होगी, तीसरा पॉइंट। तो पहला हम आते हैं कैलकुलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो पहले तो बात बिल्कुल तय है कि डाइपोल की बात की जा रही है तो टोटल चार्ज शुड बी इक्वल टू 0। सभी चार्जेस का नेट समेशन 0 होना चाहिए, तभी डाइपोल का मीनिंग है, अदरवाइज डाइपोल का मीनिंग नहीं है। जैसे ये पूछा जाता कि ये 2Q और ये 3Q, ये लेंथ L है, इसका डाइपोल मोमेंट कितना है, तो ये मीनिंगलेस है। क्यों? क्योंकि टोटल चार्ज समेशन नहीं है। तो आप अगर ये कहें कि ये -2Q सोचो, ये +2Q सोचो, तो एक डाइपोल मोमेंट कितना आ गया, 2Q इंटू D या L। लेकिन एक +Q भी था, तो हमने कहा ये सिस्टम एक डाइपोल और एक पॉइंट चार्ज का कॉम्बिनेशन है। लेकिन हम इसी को ऐसे सोच सकते थे, ये 3Q है, ये -3Q है, ये लेंथ L है, इस पे -3Q माना तो +Q यहां रखना पड़ेगा। तो ये इस डाइपोल इस पॉइंट चार्ज का कॉम्बिनेशन है, ठीक है।
तो इस हिसाब से दिक्कत क्या हो रही है कि एक से ज्यादा तरीके से ये डिफाइन हो गया कि यहां डाइपोल ये है, चार्ज ये है, इसका डाइपोल कुछ और है, कितना 3q × L, और चार्ज ये है। तो अगर हम डिफाइन करना चाहते तो यूनिक डेफिनेशन नहीं बनती। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि अगर नेट चार्ज 0 है तो मीनिंगलेस है ही बात करना। ठीक है, तो डाइपोल हम तभी बात करेंगे जब टोटल चार्ज 0 होगा सिस्टम पे। और ध्यान रखना है कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एग्जांपल 1, जैसे ये 2q, ये q और ये यहां पे q, L 2L। अब पूछा होता इसका डाइपोल मोमेंट कितना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या नेट चार्ज 0 है। -2q q q, बिल्कुल सही, मतलब डाइपोल तो बनेगा। अब डाइपोल बनेगा तो दिख रहा है एक -q इस +q के साथ कंबाइन कर दूं, एक डाइपोल बन गया। इसका एक और -q लेके इस +q के साथ कंबाइन कर दूं, एक और डाइपोल बन गया। तो ये दो डाइपोल मोमेंट का कॉम्बिनेशन है। ये डाइपोल कितना है, q × L, लेकिन I कैप। ये डाइपोल कितना है, q × L, शायद 2L -j कैप। -j कैप समझ में आया, माइनस से प्लस नीचे, माइनस से प्लस दाएं। और चूंकि डाइपोल वेक्टर है तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना आ गया, QL × I कैप -2j कैप। सॉरी, ये 2L था। तो एक q × L I कैप इधर, एक -q × 2L -j कैप में, तो q × 2L j कैप में, ये नेगेटिव में कंबाइन किया तो आंसर आया ये। तो ये हमारा नेट डाइपोल मोमेंट है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल 2, थोड़े और डाइपोल ले लेते हैं। दो माइनस, ये प्लस, 1 2 3 माइनस कर देते हैं। ये सभी का चार्ज बराबर है तो डाइपोल तो पक्का है, सभी के बीच का गैप L है। अब हमें डाइपोल मोमेंट निकालने हैं। तो देखिए 3 माइनस है, 3 प्लस है। अब इसमें डाइपोल बनाने के लिए चूंकि डाइपोल मोमेंट पक्का आएगा, अब आप समझें एक डाइपोल ये है, एक डाइपोल ये है, एक डाइपोल ये है, ये 3 डाइपोल है। देखिए मैं क्या बना रहा हूं, अच्छे से देखिएगा। माइनस प्लस, एक डाइपोल इन दो के बीच का लिया, ये आया q × L, नीचे एरो ये बना। एक इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का आया नीचे, ये भी नीचे है, q × 2L, ये गैप 2L है। एक इन दो के बीच का आया माइनस प्लस q × L। और ये 3 वेक्टर, चूंकि मैं सभी को शामिल कर चुका हूं क्योंकि 3 ही डाइपोल बनने थे, 3 -q थे, 3 +q थे, मतलब अब कोई नया नहीं आएगा। तो q × L, q × L, ये वेक्टर कट गए, बचा सिर्फ ये वेक्टर। तो P नेट आया q × 2L -j कैप। लेकिन इसमें एक खास बात देखिए कि डाइपोल बनाने के तरीके एक से ज्यादा थे। वजह, एक डाइपोल मैं ये ले लूं माइनस और प्लस का, ये q × L बनेगा। एक ले लूं माइनस और प्लस का, ये, ठीक है, ये माइनस और प्लस का q × L √3 बनेगा। ये L है, ये L है, ये L √3 होगा इस तरफ। एक माइनस और प्लस इसका ले लूं, ये भी q × L √3 बनेगा। तो 3 डाइपोल हम ऐसे भी बना सकते थे, और भी तरीके थे। इवन अगला तरीका देखिए, एक डाइपोल ये था, एक डाइपोल ये था, और ये QL √3, ये QL √3, और ये दोनों कट गए, बचता क्या, सिर्फ एक q × 2L। तो इसका आंसर q × 2L -j कैप वही आया जो फर्स्ट का था। अब जरा देखते हैं क्या इसका आंसर वही आता है। तो इसके लिए आपको वेक्टर्स देखने पड़ेंगे। तो वेक्टर्स बनाते हैं हम। तो वेक्टर्स के लिए आपको ये एंगल चाहिए,
क्योंकि अब इस वेक्टर को हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में रिजॉल्व करेंगे, तो ये वाला एंगल कितना है 30। तो इस डाइपोल को लिखा Q इंटू एल हॉरिजॉन्टल cos 30 आई कैप माइनस साइन 30 जे कैप, cos 30 आई कैप माइनस साइन 30 जे कैप। ये वाला तो सीधे सीधे माइनस आई कैप है। अब इसको और लिखना है, इस वाले को। अब ये वाले का एंगल देखिए हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री है, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री है। तो QL रूट 3 का cos 60 आई कैप और माइनस साइन 60 जे कैप, और इस वाले का तो माइनस QL रूट 3, ये तो माइनस आई कैप में ही है, आई कैप। अब जरा तीनों आई कैप क्लब करते हैं, तो ये आई कैप आया QL रूट 3/2, QL रूट 3/2 माइनस QL रूट 3 आई कैप। जे कैप एक इसके पास है माइनस QL/2, एक इसके पास है QL रूट 3 का रूट 3/2, तो माइनस QL/2 माइनस QL रूट 3 का रूट 3/2 जे कैप। और बड़ी सिंपल सी बात है, ये टर्म तो आ गया 0 और ये टर्म 3/2 और 1/2 माइनस 2, तो ये टर्म बना माइनस Q2L जे कैप, वही जो एक्चुअल आंसर था। तो कंक्लूजन क्या है डिस्कशन का? इट डजंट मैटर कि आप कैसे बना रहे हो, कैसे भी बनाइए आंसर हमेशा सही आएगा, बशर्ते एक चार्ज एक ही बार काउंट करें। ऐसे ना कर दें कि ये डाइपोल बनाते हुए आप ऐसे करें कि इसमें कहें एक डाइपोल ये है, एक डाइपोल ये है, कि आपने ये दो डाइपोल ले लिए। अब इसमें दिक्कत क्या हुई कि ये टोटल चार्ज 0 नहीं था, फिर भी आपने डाइपोल बना दिया, क्योंकि इस चार्ज को 2 बार काउंट कर लिया, एक बार यहां एक बार यहां। ये गलत है। बिल्कुल सही था अगर ये -2Q होता तो, क्योंकि इसका एक Q इसके साथ आता, एक Q इसके साथ आता। तो देखिए मैंने जितने भी बनाए उन सब में एक चार्ज को एक ही बार मौका दिया है, और अगर आप ये करते हैं तो आप कैसे भी करिए डाइपोल मोमेंट आपका हमेशा सही आएगा। एग्जाम्पल 3, इवन हम डाइपोल मोमेंट के कैलकुलेशंस में कंटीन्यूअस चार्जेस के लिए भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये मान लो एक चार्ज होता कैपिटल Q, ये चार्ज है -Q, डिस्टेंस R, फाइंड डाइपोल मोमेंट। अब सिंपल सी बात है, डाइपोल मोमेंट डिफाइंड तो है क्योंकि नेट चार्ज 0 है, तो पहला चेक तो हमने यही लगाया। अब समस्या ये है कि ये -Q तो ठीक है, ये +Q के साथ जब हम बात करें तो डायरेक्शन क्या लें? क्यों? क्योंकि अलग अलग पॉइंट चार्ज के लिए इसके डाइपोल वेक्टर अलग अलग बनेंगे, क्योंकि जो हमने डाइपोल डिफाइन किया वो पॉइंट चार्जेस के लिए डिफाइन किया है कि -Q और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग। -Q ठीक है, +Q कहां माने? तो डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन पॉइंट चार्ज के लिए है, तो लेट्स क्रिएट इनफाइनाइट पॉइंट चार्जेस फ्रॉम दिस Q। इस Q को हम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं। तो हम इसको करने के लिए क्या कर रहे हैं कि हमारी डेफिनेशन पॉइंट चार्ज की है, तो हम इसको पॉइंट चार्ज में तोड़ दे रहे हैं। ये अगर मैं -dq ले लूं, सॉरी +dq है वो, इसका करेस्पॉन्डिंग -dq यहां से उठा लूं, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, और ये जो बनेगा वो dp वेक्टर बनेगा। मतलब एक dq इसका उठाया, -dq इसमें से उठाया, तो एक dp वेक्टर बन गया, और dp वेक्टर कितना है? dq इंटू r। तो p नेट कितना है? dp का इंटीग्रेशन dq इंटू r का इंटीग्रेशन डायरेक्ट मत कर देना। क्यों? क्योंकि ये एक वेक्टर है, और जितने ये ढेर सारे dp वेक्टर बनते ये घूम रहे हैं, तो आप डायरेक्ट dp नहीं जोड़ सकते, आप उसके कॉस और साइन करके अलग तोड़ना पड़ेगा। तो आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा? इस dp का कॉस अल्फा अलग करना पड़ेगा। तो डाइपोल मोमेंट का x कंपोनेंट, तो ये हमने थीटा लिया, dp का कॉस थीटा।
डाइपोल मोमेंट का y कंपोनेंट, dp का साइन थीटा। तो p वेक्टर का cos कंपोनेंट अलग इंटीग्रेट किया, साइन अलग, हमें दिख रहा है कि cos कंपोनेंट कट जाएगा, ये वाला तो कट नहीं है। फिर भी dq इंटू आर इंटू कॉस थीटा, लेकिन दिक्कत है यहां भी dq इंटू आर इंटू साइन थीटा। दिक्कत यह है यहां साइन कॉस थीटा है, ये डी थीटा होना चाहिए, लेकिन dq लिखा है। तो सिंपल सी बात है, dq क्या है? ये लेंथ हमारी एंगल डी थीटा है, तो dq की वैल्यू कितनी हो गई इस dq की? q बाय पाई आर इंटू आर डी थीटा। पाई आर लेंथ में चार्ज q था, तो इस छोटी सी आर डी थीटा लेंथ में चार्ज कितना होगा? तो q बाय पाई आर सॉरी डी थीटा, तो q बाय पाई कॉस थीटा डी थीटा, लिमिट थीटा की 0 से पाई, और ये बना क्यू आर बाय पाई कॉस थीटा डी थीटा साइन थीटा डी थीटा, सॉरी 0 से पाई, और 0 से पाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन 2 है, तो q इंटू 2r बाय पाई, और 0 से पाई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन 0 है। तो आंसर आया q इंटू 2r बाय पाई, और डायरेक्शन क्या है? ऊपर। ठीक। और शायद आप में से मैक्सिमम लोगों ने यह सोच लिया होगा कि ये q इंटू 2r बाय पाई बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। 2r बाय पाई क्या है? रिंग का सेंटर ऑफ मास, कि पूरे मास को हम 2r बाय पाई पर रखा हुआ मान लें। सेंटर ऑफ मास के लिए ऐसा कर सकते हैं, जैसे इसकी हमसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछी होती तो mgh ये लिखते। लगभग वैसा ही हो रहा है, मानो हमने इस पॉजिटिव चार्ज को यहां रख दिया हो, इस पूरे प्लस को एक सिंगल प्लस से रिप्लेस कर दिया जो 2r बाय पाई पे है, और माइनस यहां है, तो डाइपोल मोमेंट कितना आ गया? q इंटू 2r बाय पाई, और डायरेक्शन क्या है? j कैप। अब हम ये पता करते हैं कि ये इत्तेफाक है कि ऐसा आना ही था। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आपको क्या देखना पड़ेगा यहां कि सेंटर ऑफ मास के लिए y सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं? y dm इंटीग्रेशन अपॉन dm, ऐसे ही निकालते हैं। और dm क्या है? टोटल मास। तो टोटल मास इंटू y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंडिविजुअली y dm। अब जरा यहां देखिए, यहां भी तो लगभग वही हो रहा है। ये हमारा dq है, dq के साथ ये गैप ले रहे हैं, ठीक है। dq के साथ हमने ये वाला गैप लिया r, उसका वर्टिकल कंपोनेंट लिया तो r साइन थीटा इंटू dq हो गया। उस पार्ट की बात कर रहा हूं। r साइन थीटा ही हमारा y कोऑर्डिनेट है, ये dq है। यहां y dm बन रहा था, यहां y dq बन रहा है, और dm लिखते तो m अपॉन पाई r इंटू आर डी थीटा लिखते, dq लिखते q अपॉन पाई r इंटू आर डी थीटा। तो मैथमेटिकली दे आर सेम, मैथमेटिकली सेम है। इसीलिए फॉर सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो सेंटर ऑफ मास आ रहा था मास डिस्ट्रीब्यूशन का, वैसे ही सेंटर ऑफ चार्ज ढूंढ लो और सीधे डाइपोल मोमेंट निकाल दो, ठीक है। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता ज्यादा चीजें रटना, आपको मैथमेटिकली बस आंसर आ गया तो आपको वजह समझ में आनी चाहिए कि क्यों आ रहा है आंसर, ठीक है। क्योंकि dq में लेंथ मल्टीप्लाई हो रही है, dq में लेंथ मल्टीप्लाई हुई, यहां dm में लेंथ मल्टीप्लाई हुई थी, तो लगभग एक्सप्रेशन एक सा बना। और dm भी मास पर यूनिट लेंथ टाइप का है, चार्ज भी चार्ज पर यूनिट लेंथ से निकल रही है, तो मैथमेटिकली सेम बन रहे हैं। इसीलिए हमारा सेंटर ऑफ मास पे रखने पे काम चल रहा है, ठीक है। तो और कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, दे आर मैथमेटिकली सेम। चलो तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करिएगा। चलो एक 4 क्वेश्चन करने हैं। पहले क्वेश्चन में -q 2q -3q q रेगुलर स्क्वायर जो है उसके वर्टेक्स पे है। सेकंड में एक रॉड है, चार्ज q लेंथ है, -q यहां है, डाइपोल मोमेंट इसका निकालना है। थर्ड क्वेश्चन में डाइपोल मोमेंट ऑफ H2O मॉलिक्यूल इज गिवन 1.85 इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। तो आंसर आप ESU में ही निकाल दीजिएगा, ESU चार्ज की यूनिट है।
एंड द बॉन्ड लेंथ OH की बॉन्ड लेंथ दे रखी है टेकिंग HOH बॉन्ड एंगल 104.5। अब इनमें क्या है कि इसमें और इवन अगले क्वेश्चन में दोनों में ही थोड़ी बहुत आपको केमिकल बॉन्डिंग आनी चाहिए, ठीक है। हालांकि इसमें मैंने पूरा डेटा दे रखा है। तो H2O का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा तिरछा बनता है, तो इस पे नेगेटिव आता है, इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव और इस पे 2 डेल नेगेटिव, तो ये 2 डाइपोल बन जाते हैं। तो उन 2 डाइपोल का जो रिजल्टेंट होगा वो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा, ठीक है। ये दोनों डाइपोल कट जाते अगर ये स्ट्रक्चर ऐसा होता, तो इसका डाइपोल और इसका डाइपोल कट जाता, लेकिन लोन पेयर होने की वजह से रिपल्शन आ गया, जिस वजह से ये 180 डिग्री एंगल होता तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता, इसका लेकिन नॉन जीरो है। वो निकालना है कितना है। और इसी कॉन्सेप्ट लोन पेयर का या जो भी आपने स्ट्रक्चर बनाना सीखा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, उनका यूज करते हुए या थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करते हुए आपको क्वेश्चन 2 के आंसर देने हैं कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है, ठीक है। चलो अब सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे डाइपोल बनाते हैं, लेकिन ये क्या है -3q - q, q 2q, डाइपोल मोमेंट ही डिफाइंड नहीं है। तो पहले का तो डाइपोल मोमेंट ही डिफाइंड नहीं है, तो मीनिंगलेस हो गया डाइपोल मोमेंट इसमें, क्योंकि -4q ये है प्लस 3q यहां है, तो डाइपोल मोमेंट डिफाइंड नहीं है। हाँ, लेकिन बिल्कुल डिफाइन हो जाता अगर मैंने यहां पे -3q की जगह -2q दिया होता, तो अब डिफाइन हो जाता, क्योंकि एक डाइपोल इधर बनता, एक डाइपोल इधर बनता, ये बनता q इंटू एल, ये बनता 2q इंटू एल, नेट आता q इंटू एल जे कैप। लेकिन कब, जब नेट चार्ज 0 हो जाता। फिलहाल जो क्वेश्चन दिया था डाइपोल मोमेंट डिफाइंड नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में यहां हमें रॉड को तोड़ देंगे छोटे छोटे हिस्सों में, तो यहां पे हम ये x लेते, ये dq लेते, यहां से dq नेगेटिव लेते, तो जो dp बनता वो dq इंटू x बनता और आंसर आता इस तरफ। और जितने dp बनते सभी लेफ्ट टू राइट होते, इस तरफ होते, मतलब हम वाकई में इस बार डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और dq क्या है, q/l इंटू dx इंटू x, इंटीग्रेशन a से a प्लस एल, और a प्लस एल और a रखोगे तो l बनेगा, तो q बाय एल इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, a प्लस एल एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट छाप देते हैं a से a प्लस एल। तो सब्स्टिट्यूट करें, q बाय एल 2l एक्स स्क्वायर a प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दें, तो l इंटू 2a प्लस l से l कटा। अब जरा देखिए आंसर क्या आया, q इंटू 2a प्लस l बाय 2। इसी को सुधार के लिखूं तो q इंटू a प्लस l बाय 2। शायद ये सोच पा रहे थे कि आंसर यही आएगा कि हम सेंटर ऑफ मास के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें तो इस पूरे चार्ज को एक सिंगल चार्ज से रिप्लेस कर दिया जो मिड पॉइंट पे है। एक माइनस क्यू यहां है, तो ये डिस्टेंस a था, ये डिस्टेंस l बाय 2 है, तो ये a प्लस एल बाय 2, ये डाइपोल मोमेंट निकल आया। लेकिन ध्यान दीजिए, सेंटर ऑफ चार्ज या सेंटर ऑफ मास जो भी आप कहें, ये लॉजिक सिर्फ और सिर्फ डाइपोल मोमेंट के कैलकुलेशन के लिए ही सही है। आप इससे इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, आगे इंटीग्रेशन में भी बात करेंगे कि हम हर जगह ऐसा नहीं होगा कि हम सेंटर पर रख देंगे चार्ज और आंसर निकल आएगा, ठीक है। ये बस डाइपोल के लिए, क्योंकि जुगाड़ ऐसी बन गई, एक्सप्रेशन इस तरह था। चलो सेकंड क्वेश्चन में H2O का स्ट्रक्चर OH डेल प्लस 2 डेल माइनस, ठीक है। अब देखिए इसमें एक डाइपोल माइनस से प्लस ये है, एक डाइपोल ये है, और इसके बीच में एंगल है 104.5 डिग्री। तो इन P और P का रिजल्टेंट नीचे आएगा और 2P cos थीटा बाय 2, तो ये आएगा 2P cos ये 52.25 डिग्री। अब डाइपोल मोमेंट P क्या है इन दोनों का प्रोडक्ट, तो P क्या है, डेल माइनस इंटू, मतलब डेल का जो मॉड आएगा, एक किसी पे चार्ज इंटू ये लेंथ इंटू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ 0.94 एंगस्ट्रॉम दी है,
तो डेल का मॉड इंटू 0.94 एंगस्ट्रॉन 10⁻10 मीटर, या सीजीएस में ले लूं तो -8 सेंटीमीटर। और ये डेल हमारा ईएसयू में निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये ईएसयू सेंटीमीटर में दे रखा है। तो अब पी की वैल्यू फिलहाल मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं, दिस इंटू दिस इंटू ये कॉस लगभग 53 ले लूं, और कॉस 53 लगभग 3/5 है, तो 6/5 मतलब 1.2, या 6/5 ही लिखा रहने दो। डेल इंटू लेंथ एल, ये हमारा आया। लेकिन आना कितना था? ये इतना, तो 1.85 इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर इक्वल टू हमारा जो निकला है 6/5 डेल इंटू लेंथ, और लेंथ कितनी आई है? 0.94, और ये सेंटीमीटर में, इसीलिए हम इसको सेंटीमीटर में लिख रहे हैं, इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, तो जो डेल मिलेगा वो ईएसयू में आएगा। तो डेल की वैल्यू आई यहां से 5/6 इंटू 1.85 10⁻10 बाय 0.94 ESU। ये रफली इसका डबल मान ले, रफली इसका डबल है, ये 2 है, ये 3 है, ये 5/3 बना, तो अप्रोक्सीमेटली 5/3 इंटू 10⁻10 ESU। ठीक है। और 1 ESU अगर हमें कूलम में लिखना पड़ता तो कूलम में 1 ESU इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻10 कूलम। लेकिन ये हमारा डेल की वैल्यू आई, लेकिन शायद चार्ज ऑन ऑक्सीजन पूछा था, और ऑक्सीजन पे चार्ज 2 डेल माइनस है। तो चार्ज ऑन ऑक्सीजन जो डेवलप हो गया या इंड्यूस हो गया वो है ट्वाइस ऑफ 5/3 इंटू 10⁻10 ESU। ठीक है। और ये क्यों आ गया? क्योंकि 2 डाइपोल बन रहे थे OH और दोनों के वेक्टर कट नहीं पाए। अब जरा हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये आपको जरूरत भी पड़ेगी केमिस्ट्री में काफी, कि कोई स्ट्रक्चर पोलर है कि नॉन पोलर है, इसकी जरूरत पड़ती है काफी। तो ये मैं सिखाता हूं। यहां पे देखिए, ये स्ट्रक्चर ऐसा कुछ था, तो इसमें बाकी तो ये सब कार्बन है, तो यहां ये OH है, तो एक नेगेटिव इधर है, एक नेगेटिव इधर है, और तो कहीं नेगेटिव आ नहीं रहा है, तो एक प्लस इधर है, एक माइनस इधर है, और इस पे डेल प्लस और इस पे डेल माइनस। लेकिन इस पे जो वेक्टर बना होगा और इसका जो वेक्टर बना होगा, दोनों वेक्टर आपस में कट जाएंगे, P नेट विल बी 0। इसका मतलब पहला वाला स्ट्रक्चर हमारा नॉन पोलर, क्योंकि P नेट कट गया। लेकिन दूसरे स्ट्रक्चर में तो समझ में आ रहा है कि P नेट कटने वाला नहीं है, क्योंकि इधर माइनस OH नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा, ये डेल प्लस, ये डेल प्लस, तो P वेक्टर एक ऐसा आएगा, P वेक्टर एक ऐसा आएगा। तो P नेट हमारा नीचे आ गया, इन दोनों का रिजल्ट है नीचे की तरफ आएगा, इसका मतलब इट इज पोलर। ध्यान दीजिए, इसकी चिंता मत करिए कि यहां नेट चार्ज 0 है कि नहीं। हर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये आयंस नहीं है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो नेट चार्ज तो पक्का ही 0 है। आपको सिर्फ वो देखना है कि डेल माइनस डेल प्लस कहां आया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से एक तरफ नेगेटिव खिंच जाता है, दूसरी तरफ पॉजिटिव आ जाता है, तो OH ने अपनी तरफ कुछ नेगेटिव खींच लिया होगा, यहां पॉजिटिव होगा, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, तो वो 2 वेक्टर बन गए होंगे डाइपोल के, और दोनों वेक्टर कट चुके, सॉरी नहीं कटे, नीचे आया, यहां कट चुके थे। थर्ड CO2, यहां स्ट्रक्चर बना के दे दिया था, अब मैंने यहां नाम दे रखे हैं, तो अब यहां वाकई में हमें जरूरत पड़ेगी कि CO2 का स्ट्रक्चर कैसा है, और CO2 का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली लीनियर है। तो वेक्टर तो बने हैं, एक P इधर बना, एक P इधर बना, लेकिन P नेट आ गया 0। CO2 का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है, क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं होते, तो दोनों एक दूसरे के बाहर की तरफ इस तरह बनते हैं। लेकिन SO2 में, SO2 जब आप बनाओगे, ठीक है, SO2 बॉन्ड जब बनाओगे, तो SO2 बॉन्ड में यहां डेल माइनस डेल प्लस 2 बार, लेकिन ये एंगल 180 ना होके रफली 119 डिग्री होता है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं,
119 120 के आसपास होगा कुछ। और तो ये दो बॉन्ड बने हैं, ठीक है। अब ये दो बॉन्ड बने हैं इस स्ट्रक्चर में, लेकिन ये जो डाइपोल और ये जो डाइपोल मोमेंट है ये कट नहीं पाया, तो नेट पी नॉन जीरो है। हालांकि फिलहाल हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि माइनस इस पे आया कि माइनस इस पे आया, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसकी ज्यादा है तो वो नेगेटिव उस पे आएगा। हमें इससे मतलब है कि लोन पेयर तो मौजूद है, यहां लोन पेयर मौजूद है तो रिपल्शन हो जाएगा और उस वजह से ये एंगल 180 डिग्री नहीं रहेगा, ठीक है। डिटेल में केमिस्ट्री में पढ़ लेना, बस यहां ये समझिए कि लोन पेयर की मौजूदगी से ही एंगल बदल जाता है। तो ये हमारा पोलर नहीं है, लेकिन ये हमारा पोलर है। अब CO तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि CO कुछ ऐसा होता तो इस पे बॉन्ड का एंगल का लफड़ा ही नहीं है, जो आएगा नेगेटिव इस पे पॉजिटिव इस पे, इसका मतलब ये ऐसे बनेगा, मतलब डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है, मतलब पोलर है। लेकिन CH4 ये शायद आपको पता हो कि ये रेगुलर टेट्राहेड्रन बनता है, और रेगुलर टेट्राहेड्रन मतलब इस पे अगर डाइपोल बनते, ठीक है, तो P वेक्टर अगर हम बनाते तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री ऐसे P वेक्टर बनते सभी तरफ, और रेगुलर टेट्राहेड्रन में सभी P वेक्टर का रिजल्टेंट पक्का कट जाएगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक फिगर है, रेगुलर फिगर है, इसीलिए P नेट जीरो होता है और ये हमारा नॉन पोलर है। सिमिलरली NH3 और NH4, NH4 फिर से NH4 में क्या बनेगा, टेट्राहेड्रन वाला फिगर बनेगा, और कोई लोन पेयर नहीं है, रेगुलर टेट्राहेड्रन है। इसका मतलब P नेट बिकॉज ऑफ सिमेट्री जो चारों वेक्टर बनेंगे वो वेक्टर आपस में कट जाएंगे। जैसे वेक्टर अगर ऐसे बने तो ये सभी वेक्टर आपस में कट गए। NH3 की बात करें, लेकिन NH3 में क्या है, 3 H और एक ये लोन पेयर है। अब सिमेट्री नहीं है, ये तीन आपस में सिमेट्रिक हैं, लेकिन ये सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री नहीं है तो टेट्राहेड्रन तो बना, ये नॉन रेगुलर हो गया, क्योंकि 3 जगह H है और एक जगह लोन पेयर है, इस वजह से नॉन रेगुलर होता है। जैसे इसमें 109 डिग्री के आसपास होता है रेगुलर टेट्राहेड्रन, इसमें एंगल 109 डिग्री के आसपास नहीं होगा, कुछ अलग होगा, तो यहां पे P नेट नॉन जीरो आ जाएगा। तो NH3 पोलर है, NH4 नॉन पोलर है, ठीक। चलो अब हम डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, कि डाइपोल की वजह से पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। खास बात जो हम डिस्कस कर रहे हैं ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल मतलब छोटा डाइपोल है और डिस्टेंस बड़ा है जिस पे हम निकालने वाले हैं, ठीक। तो देखिए ये डाइपोल है माइनस और प्लस, इसमें इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। एक हमारा अलोंग द एक्सिस होगा डाइपोल एक्सिस, इन्हें हम एक्सियल पोजीशन कहते हैं। तो एक्सियल पोजीशन पे हमें निकालना होगा एक हम इक्वेटोरियल पे निकालेंगे। ऑब्वियसली किसी जनरल पोजीशन पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये दो केस तो ढूंढ लें। चलो तो देखिए, पहला हम बात कर रहे हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। ये डाइपोल लिया, इक्वेटोरियल पोजीशन ये है, तो ये लेंथ ए सहूलियत के लिए, तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू Q इंटू 2a है, Q इंटू ए नहीं, सेपरेशन 2a है। आसान पड़े इसलिए मैंने 2a ले लिया। अब हम पोटेंशियल निकालते तो इस पे पोटेंशियल क्या वाकई में निकालना पड़ता? नहीं, क्योंकि इक्वेटोरियल है तो दोनों से डिस्टेंस बराबर है, पोटेंशियल तो कट गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जरा देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते तो इस प्लस Q का रिपल्सिव, माइनस Q का अट्रैक्टिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आता, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, तो ये एंगल अगर थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, ये डिस्टेंस x है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया 2e
कॉस थीटा और डायरेक्शन इस तरफ। अब E की वैल्यू कितनी थी? E की वैल्यू किसी एक की वजह से के क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये E की वैल्यू है। लेकिन कॉस थीटा 2x बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, कॉस थीटा x नहीं a, सॉरी, ठीक है। और कॉस थीटा मैं 2 में ऑलरेडी लगा चुका हूं, तो ये बना। अब जरा मैं इसको सुधार के लिखूं तो ये बना के क्यू इंटू 2a, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2 लिख सकते हैं। लेकिन एक खास बात जरा देखिए, एरो इस तरफ है, ये q इंटू 2a तो कुछ कह रहा है, q इंटू 2a ही तो p वेक्टर है, तो मैं इसको p से रिप्रेजेंट करूं, p से रिप्लेस कर देता हूं इस चीज को। लेकिन जरा देखिए, p वेक्टर हमारा इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरफ है, तो क्यों ना मैं इसे k p वेक्टर का नेगेटिव बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2 ऐसे लिख दूं। लेकिन शायद ये समझ गए होंगे कि हम शॉर्ट डाइपोल के लिए बात कर रहे हैं, तो ये नेग्लेक्ट होने वाला है। शॉर्ट डाइपोल A इज वेरी वेरी मच स्मॉलर देन x, A काफी छोटा है x के मुकाबले, तो मैं A नेग्लेक्ट कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, माइनस के पी बाय एक्स क्यू। बेहतर है x को मैं r ले लूं, x कंफ्यूजन देता है हॉरिजॉन्टल होने का, तो मैं x की जगह r लिख रहा हूं सो दैट कंफ्यूजन ना हो कि x हॉरिजॉन्टल है, x एक्सिस के लॉन्ग, r बस डिस्टेंस है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और खास बात देखिए, ये नेगेटिव आया, नेगेटिव आया, डाइपोल मोमेंट के प्रोपोर्शनल आया r क्यूब। तो जरा आंसर में देखिए, आंसर में ना q आया ना a आया, q और a कंबाइन होके आए हैं, और q और a कंबाइन होके क्या बन गए, p। ये ऐसा लगा मतलब डाइपोल का अपना एक फॉर्मूला है। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, डाइपोल का अपना एक फॉर्मूला है, क्योंकि हमें q और a की जरूरत नहीं पड़ रही है, q और a के प्रोडक्ट की जरूरत पड़ रही है, जो कि अपने आप p वेक्टर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला चार्ज और a के टर्म में नहीं है, वो कंबाइन होके डाइपोल के टर्म में, ठीक है। मतलब डाइपोल मोमेंट पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे निकल आएगा। अब कुछ अंतर जरा देखिएगा कि क्या क्या अंतर आए। पहला, डाइपोल मोमेंट सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटी पैरेलल टू p, पहली चीज जस्टिफाई करते हैं। ये माइनस है, ये प्लस है, फील्ड लाइन बनाओ, इसकी ऐसी, इसकी ऐसी, इसकी ऐसी, डाइपोल की ऐसी बनती लाइंस। इस तरह की। जरा इन पूरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, और नीचे भी लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, पूरे में लेफ्ट है, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी राइट टू लेफ्ट है। डाइपोल मोमेंट लेफ्ट टू राइट था क्योंकि ये माइनस था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटी पैरेलल टू डाइपोल। और सिर्फ इस पे नहीं है, एक्चुअली इस पूरे प्लेन में हर जगह एंटी पैरेलल है, क्योंकि ये लाइंस 3D हैं, ये लाइन यहां से भी ऐसे ही आ रही होगी, मतलब ये डाइपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकला है वो पूरे में ऐसा है 3D में। तो कहीं भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे लूं, जैसे मैं यहां लेता तो यहां भी इस तरह आता, ठीक है। तो ये तो लॉजिकली आपको समझ में आ रहा है कि एंटी पैरेलल आना था। और एक और बात आपको समझ में आ रही है शायद कि डिस्टेंस के साथ कम भी होना था। फील्ड लाइन को अगर और बनाएं तो फील्ड लाइन दूर दूर होती जा रही है, देखें यहां फील्ड लाइन पास पास है, और दूर और दूर और दूर, तो दूर जाने पे कम हो रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो फॉलो कर रहा है वो 1/r² नहीं है, वो 1/r³ वाला फॉर्मूला है। तो डाइपोल मोमेंट r² नहीं, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/r³। ये दूसरी चीज। और तीसरी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जितना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना बड़ा। तो दरअसल शॉर्ट डाइपोल के जो रिजल्ट आए वो ऐसा लगा मानो इसके लिए कूलम्स लॉ रीडिफाइन हो गया हो, और कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और यहां वेक्टर में r वेक्टर की जरूरत नहीं है, p वेक्टर की जरूरत है। ऑब्वियसली हमने अभी स्पेशल पॉइंट पे निकाला है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो आंसर हमारे ये है, ठीक है। डाइपोल के एंटी पैरेलल
1/r³ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और ये शॉर्ट डाइपोल का रिजल्ट है। ये स्कूल में पूछा जाता है तो स्कूल के नोट्स में इसको जरूर बनाना है। तो ये प्रॉपर नोट्स में लिख लीजिएगा इसको, जैसे मैंने लिखा है लगभग वैसे ही। चलो अब दूसरा बात करते हैं हम। इक्वेटोरियल तो लिख चुके हैं, अब हम एक्सियल पोजीशन का डिस्कशन करते हैं। इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल का लफड़ा नहीं था क्योंकि पोटेंशियल जीरो ही निकल रहा था। अब हम इक्वेटोरियल पे निकालते हैं यहां निकालते हैं इस पॉइंट पी पे Q Q A A। तो यहां पे पोटेंशियल हम निकाल रहे हैं इस पॉइंट पे। तो पोटेंशियल निकालें तो पोटेंशियल कितना आएगा, तो KQ बाय R माइनस A माइनस KQ बाय R प्लस A। इसको सिंप्लीफाई करो, इसको इधर इसको इधर, तो KQ इंटू R प्लस A R माइनस A 2A R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये बना स्केलर क्वांटिटी है, ऐसे ही छोड़ दिया। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो इस प्लस Q का दाएं तरफ KQ बाय R माइनस A का होल स्क्वायर, प्लस Q का इस तरफ माइनस Q का अट्रैक्टिव R प्लस A का होल स्क्वायर। इसको भी सुधारें, R प्लस A का होल स्क्वायर R माइनस A का होल स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कट गए, 2RA जुड़ गए, KQ 4RA R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ, डायरेक्शन देखिएगा, हमेशा ये प्लस ही जीतेगा। इस पॉइंट पे जब आप निकालोगे तो चार्ज बराबर है, न्यूट्रल पॉइंट कहीं नहीं आना डाइपोल का, ये पहले हम बात कर चुके हैं, कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा। यहां पे जब हम निकालेंगे तो एरो इस तरफ आएंगे क्योंकि हमेशा यही जीत जाएगा। तो डायरेक्शन इसकी इस तरफ है, यहां तो डायरेक्शन का लफड़ा नहीं था। लेकिन अब एक छोटी सी दिक्कत समझ में आ रही है कि ठीक है, आपने Q इंटू 2A को P लिख लिया, Q इंटू 2A को P लिख लिया, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर लिखा है। लेकिन इस फॉर्मूले में एक छोटी सी समस्या है। समस्या समझते हैं क्या है कि देखिए, आंसर जैसे पिछले में हमने क्या कहा था, Q और A पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यह आंसर स्मॉल a पे डिपेंड कर रहा है। मतलब डाइपोल मोमेंट के साथ आपको यह सेपरेशन भी पता होना जरूरी है, तब फॉर्मूला लगेगा। ऐसे ही यहां भी ये Q इंटू 2A को हम P बना देंगे, लेकिन स्मॉल a तो अब भी है। तो दिक्कत तो अब भी है कि अकेले डाइपोल के टर्म में तो आए नहीं आंसर, स्मॉल a पे भी डिपेंड कर गया। लेकिन जरा सोचते हैं, R अगर काफी बड़ा है A से, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला R अगर काफी बड़ा है A से, तो A को निगलेक्ट कर दो, K इंटू Q इंटू 2A बाय R स्क्वायर। Q इंटू 2A को P लिख सकते हैं, अब तो स्मॉल a का रोल नहीं है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लिखते तो यहां पे A को निगलेक्ट कर देते, तो KQ 4RA बाय R पे 4, R से R काट दो, 4KQA बाय RQ। Q इंटू 2A को P लिख लो, 2KP बाय RQ। लेकिन अभी काम बना नहीं है, समझिए, क्योंकि P हमारा एक वेक्टर था, स्मॉल a तो नहीं आया, अब अकेले P की जरूरत पड़ रही है। लेकिन P एक वेक्टर है, तो इस वाले में सीधे वेक्टर इस पे पुट कर दो। अब इस पे पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो उसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो P वेक्टर हमारा इसके पैरेलल है, ठीक है। तो R हमारा मैग्नीट्यूड की तरह काम कर रहा है, R हमारा मॉड है, R पे कोई वेक्टर नहीं है, वेक्टर जो आया वो P पे आया। लेकिन थोड़ा सा हम वेट करेंगे, ये समझेंगे कि ये तो मैंने दाएं तरफ निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड और P इस तरफ है, बाएं तरफ जरा निकालें तो बाएं तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही बनेगा। क्यों? इस बार ये जीतेगा, या तो ये या फिर फील्ड लाइन। आप याद रखिए, फील्ड लाइन कुछ ऐसी थी, देखिए इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है, इस पे भी लेफ्ट टू राइट है, मतलब थ्रू आउट द इक्वेटोरियल पोजीशन, बीच की बात नहीं कर रहा हूं डाइपोल के बीच में, डाइपोल के बीच में उल्टा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं,
डाइपोल से काफी दूर बात कर रहे हैं तो डाइपोल के बीच का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो डाइपोल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू डाइपोल वेक्टर। तो ये डाइपोल वेक्टर के पैरेलल है, इसीलिए मुझे केस नहीं बनाने पड़े, चाहे इधर बात करूं चाहे इधर बात करूं, दोनों में ही इलेक्ट्रिक फील्ड पी वेक्टर के पैरेलल है। ठीक, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जरा पोटेंशियल के लिए बात करें, पोटेंशियल में तो बहुत बड़ी दिक्कत है कि P हमारा वेक्टर है लेकिन पोटेंशियल हमारा स्केलर है, तो कहीं ना कहीं तो स्केलर आना चाहिए। अब हमने कहा, इसका सॉल्यूशन हमने क्या दिया कि चलो हो सकता है P वेक्टर पे मॉड होता, हमने ये कह दिया। लेकिन इसके हिसाब से पोटेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि R हमेशा पॉजिटिव है। लेकिन जरा सोचिए, माइनस प्लस से इस लाइन पे वोल्टेज जीरो है, इस पूरे हिस्से में वोल्टेज पॉजिटिव है। क्यों? हम पॉजिटिव के नजदीक हैं। इस पूरे में पोटेंशियल नेगेटिव है क्योंकि हम नेगेटिव के नजदीक हैं। तो यहां पे पोटेंशियल नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमेशा पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो P पे मॉड लेना सही नहीं है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन बड़ा इंटरेस्टिंग, R यूनिट वेक्टर। अब देखिए दोनों चीजें अपने आप आ जाएंगी। अगर मैं R पे यूनिट वेक्टर लगा दूं तो अपने आप आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, R को वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहा हूं। अब देखिए, इधर R वेक्टर और P वेक्टर पैरेलल है तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव। यहां P वेक्टर तो हमेशा ही इधर है लेकिन R वेक्टर हमारा इस बार बाहर की तरफ होगा। R वेक्टर इस तरफ, P वेक्टर इस तरफ, डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का नेगेटिव, डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का पॉजिटिव। क्या यहां भी सही निकल आएगा इससे? P वेक्टर ये है, R वेक्टर ऊपर है और डॉट प्रोडक्ट जीरो, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इवन क्या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी थीटा पे हम निकालें तो R वेक्टर इस तरफ है, P तो हमेशा ही लेफ्ट टू राइट है, तो यहां पे इसके इस तरफ डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव है। यहां जब हम निकालते तो R वेक्टर ये होता, R वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ होता है, P वेक्टर ये होता, डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होता, वोल्टेज नेगेटिव होता। तो ये बात तो यहां भी सही है। तो क्या इससे हम जनरल पॉइंट पे भी निकाल पा रहे हैं? ये हम कुछ देर बाद देखेंगे कि ये फॉर्मूला भले ही हमने एक्सियल के लिए निकाला है, ये इक्वेटोरियल के लिए भी वेरीफाई हो रहा है क्योंकि P और R परपेंडिकुलर है। जनरल के लिए वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, साइन तो समझ में आ रहा है, मैग्नीट्यूड वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, वो कुछ देर बाद पता चलेगा। ठीक है, फिलहाल हम स्पेशल केस में इंटरेस्टेड थे। तो हमारा कंक्लूजन क्या आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया 2kP वेक्टर बाय R क्यूब, ऑब्वियसली काफी बड़े डिस्टेंस पे। तो एक तो ये इनवर्स क्यूब लॉ फॉलो कर रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू डाइपोल, बिटवीन द डाइपोल एंटी पैरेलल है। लेकिन हम तो बड़े डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो बिटवीन का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो दोनों तरफ ही ये इसके पैरेलल है और ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल टू P वेक्टर। पिछला भी P वेक्टर के प्रोपोर्शनल आया था, ये भी आया। और अब दोनों को एक साथ याद दिला दूं कि ये बना 2kP बाय R क्यूब, ये बना kP बाय R क्यूब। इसका यहां 2kP बाय R क्यूब, यहां kP बाय R क्यूब। बड़े डिस्टेंस के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं कि डाइपोल के आपको ये रिजल्ट याद होने चाहिए शॉर्ट डाइपोल के लिए। ठीक है, बड़ा डाइपोल हो तो प्रॉपर सॉल्व ही करना है, ऐसे करके निकालेंगे। वैसे डाइपोल शॉर्ट डाइपोल की ही बात होगी। क्यों? ये डाइपोल क्यों काम का है? अब आप देखिए कि केमिकल बॉन्डिंग में जब हम एटम्स की स्टडी करेंगे तो आपको चार्जेस की स्टडी नहीं करनी है, आपको डाइपोल्स की स्टडी करनी है। ठीक है, मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन वो चार्जेस का इंटरैक्शन नहीं है, वो डाइपोल का इंटरैक्शन है। जैसे एक H2O मॉलिक्यूल दूसरे H2O मॉलिक्यूल पे कितना फोर्स लगाएगा, वो चार्जेस की बजाय डाइपोल से निकलेगा। ठीक है, इसीलिए डाइपोल इतना क्रुशियल है। और डाइपोल में हम शॉर्ट डाइपोल क्यों बात कर रहे हैं?
क्योंकि एटॉमिक लेवल पे जो डाइपोल है वो काफी छोटे हैं एज कंपेयर टू देयर सेपरेशन, कि दो H2O मॉलिक्यूल के बीच में जो गैप है वो डाइपोल की साइज के मुकाबले काफी बड़ा है। तो प्रैक्टिकली हमें शॉर्ट डाइपोल ही पढ़ना है, इसीलिए हम उनके रिजल्ट निकाल लिए हैं दोनों। ठीक है, हाँ, इसी में पोटेंशियल का भी आया, क्योंकि पिछली बार तो पोटेंशियल डिस्कस नहीं करना पड़ा था। पोटेंशियल हमारा आया Kp/r², Kp/r², वो लिखा है। लेकिन हम जानते हैं कि ये Kp/r² ना होके ये कुछ ऐसा है। लेकिन जरा देखिए, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है, इत्तेफाक नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज का डेरिवेटिव है। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो रेडियल डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड 2Kp/r³, इसका डेरिवेटिव ऐसे ही तो बनेगा। तो पोटेंशियल जानते थे तो डिफरेंशिएट करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड पर फोकस करिए। वोल्टेज का हम फॉर्मूला निकालेंगे, जनरल पॉइंट के लिए हम वो लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए। तो पहले हम एक्सियल इक्वेटोरियल समझ लेते हैं और अच्छे से। एक डाइपोल मोमेंट ये है P, ठीक है, एक डाइपोल मोमेंट P1, एक डाइपोल मोमेंट P2, X Y Z हमारी तरफ। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट 0, ये लेंथ है इनके बीच की स्मॉल ए, एक मिनट, एक्सियल और इक्वेटोरियल ही रखना है कि, तो ये लेता हूं 2A 0 0 0 0 A। ये हमें निकालना होता, दो पोजीशन दे रखी हैं, इन पोजीशन पे आंसर निकालना है। ठीक है, अब देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल है 2A, 0, 0। तो अब हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम प्रॉपर बनाते हुए थोड़ा बहुत आना चाहिए। पॉइंट कहां पे है? 2A 0 0, कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से x कोऑर्डिनेट 2A। अब हमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है 2A, 0, 0। अब जरा समझिए, ये पोजीशन इसके लिए इक्वेटोरियल है, P2 के लिए इक्वेटोरियल है। फील करो, P2 के एंगल बाइसेक्टर पे लाई कर रही है, तो P2 की वजह से तो 0 आएगा, P1 की वजह से एक्सियल है तो Kp1/r²। अभी हमने जो पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाला। हालांकि इक्वेटोरियल आप ऐसे भी सोच सकते थे, P2 को आप ऐसे सोचिए, P1 को आप ऐसे सोचिए, इनके बीच में डिस्टेंस कुछ है, ठीक है, dx मान लो। अब आप इस पॉइंट पे आंसर निकालते, तो इस पॉइंट पे जब आप पोटेंशियल निकालते तो जो इसका आता वही इसका आता, ये तो 0 हो जाता, मिटा दो। अब जो आप इसका निकालते और इसका निकालते तो इनमें से एक के लिए डिस्टेंस a होता, एक के लिए डिस्टेंस a + dx होता। अब आप निकालते तो इस q का kq/a, इसका kq/a + dx नेगेटिव में, kq/a कॉमन ले लूं, a कॉमन लिया तो 1 - 1/1 + dx/a, ऊपर भेजो बाइनोमियल लगा के, 1 - 1 - dx/a, 1 1 कट गए, kq × dx/a। क्या लिया था? dx/a, और a के ऑलरेडी एक dx/a। q × dx क्या है? p। q × dx हमारा p था, बन गया Kp/a², एक्चुअली P1।
ठीक है, लेकिन बार बार ये बायनोमियल लगाओ, इतना करो, इससे बेहतर है फॉर्मूला याद रख लो। तो इसके लिए इक्वेटोरियल पोजीशन थी, इसके लिए एक्सियल थी, हम पॉजिटिव के ज्यादा नजदीक थे, आंसर पॉजिटिव आएगा। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं 2a,0,0 पे। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते तो इस P2 के लिए हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं, इक्वेटोरियल पे आंसर उल्टा आएगा P2 का, P2 के अपोजिट, और कितना K P2 बाय R क्यूब, R कितना है A, डायरेक्शन माइनस J कैप। P2 का इक्वेटोरियल पोजीशन पे अपोजिट है, P1 का इक्वेटोरियल पोजीशन पे, सॉरी एक्सियल, P1 के लिए एक्सियल पोजीशन है, और P1 का तो ये आया K P2 बाय A क्यूब, और ये आया 2K P1 बाय 2A क्यूब, इसकी वजह से 2K P1 बाय R का क्यूब, और वो आंसर आया I कैप में। बस मैंने फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं, ठीक है। तो P2 के लिए ये एक्स इक्वेटोरियल पोजीशन है तो उल्टा आएगा इसके अपोजिट, P1 के लिए एक्सियल पोजीशन है तो उसी डायरेक्शन में आएगा। सेकंड है 0,0a। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो ये 3D बनाना पड़ेगा, हम बना लेते हैं। ये P2 है, P1 है, फील करने की कोशिश करिए, ये जो डायरेक्शन है या ये जो पॉइंट है, इसका इससे डिस्टेंस a√2 है, इससे डिस्टेंस a है, इस पॉइंट का। ये ऐसे सोचो 0,0a यहां रहा होगा, इससे डिस्टेंस a है, इससे डिस्टेंस a और a√2 है, और खास बात तो ये है कि ये दोनों के लिए इक्वेटोरियल पोजीशन है। इमेजिन करो, इसकी भी इक्वेटोरियल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, इसकी भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो पोटेंशियल निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी, इट इज 0, क्योंकि इसका भी इक्वेटोरियल, इसका भी इक्वेटोरियल, माइनस और प्लस से इक्विडिस्टेंट, माइनस और प्लस से इक्विडिस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालने में दिक्कत नहीं होनी है, क्यों? क्योंकि इसकी इक्वेटोरियल है तो इसके एंटी पैरेलल आएगा पीछे, K P1 बाय A क्यूब, और P1 I कैप में है तो आंसर माइनस I कैप। इसका भी इक्वेटोरियल है तो P2 का अपोजिट आएगा, और कितना, माइनस K P2 बाय A√2 का क्यूब J कैप। P2 J कैप में है, इसका आंसर माइनस J कैप। तो ये इस तरीके से हमें आंसर निकालने थे। तो कोशिश करिएगा समझने की, नहीं आए तो इस वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखिए, अच्छे से समझिए कि 3D में क्या एक्सियल पोजीशन है और क्या इक्वेटोरियल है, और दोनों के अलग अलग फॉर्मूलेज हैं। पोटेंशियल का तो लफड़ा ही नहीं है इक्वेटोरियल पोजीशन में, क्योंकि 0 आता है। एक्सियल पोजीशन में जरूर पोटेंशियल निकालना पड़ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा आसान सा, इसमें आया एंटी पैरेलल Kp बाय R क्यूब, इसमें आया पैरेलल लेकिन 2Kp बाय R क्यूब। एक तो पैरेलल है और डबल भी है उसके, तो उम्मीद है ये फॉर्मूले याद रहेंगे। हाँ, तो 2 क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। पहले क्वेश्चन में एक शॉर्ट डाइपोल यहां रखा है और x 0 0 0 y z, इस डाइपोल की वजह से इन दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये शॉर्ट डाइपोल है जो ओरिजिन पर रखा है आई कैप में। क्वेश्चन नंबर 2 में आधे में प्लस है, आधे में माइनस है। ये एक रिंग है, हाफ रिंग पे पॉजिटिव, हाफ रिंग पे नेगेटिव। एट ए वेरी वेरी मच ग्रेटर देन आर फाइंड पोटेंशियल एट A0 0 x एक्सिस पे, y एक्सिस पे, z एक्सिस पे, और इन्हीं पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी निकालना है। ठीक है, लगाइए दिमाग, हो जाए तो वापस आइए वीडियो पे। पहला क्वेश्चन काफी हद तक स्ट्रेट फॉरवर्ड है। x 0 0 मतलब हम यहां बात कर रहे हैं, अंडरस्टूड है, शॉर्ट डाइपोल है, तो ये एक्सियल पोजीशन पे 2Kp बाय R क्यूब आई कैप। ठीक है, ये 0 YZ, x की वैल्यू 0, YZ, ये जरा इमेजिन करिए इक्वेटोरियल पोजीशन है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल में ये कुछ ऐसा होता। 3 डायमेंशनल में सोचिए, ये लेंथ y, ये लेंथ z, तो ये y, z, 0 कोऑर्डिनेट यहां कहीं होगा, और ये इसके लिए इक्वेटोरियल पोजीशन है।
तो ये इमेजिन करने की कोशिश करिएगा, आप इसको ऐसे बनाइएगा, यहां ये जैसे चौक है, तो हम यहां कहीं हैं, इस प्लेन में, इस प्लेन में है, ठीक है। तो हम इस प्लेन में हैं, ये हमारा डाइपोल है, और हम इस प्लेन में यहां कहीं हैं। तो ये खुद से बना के देखिएगा, तो ये परपेंडिकुलर है, ये पूरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन है। तो हम इस प्लेन में यहां कहीं हैं, ठीक है, यहां। चलो, तो ये 3 डायमेंशनल में हमें ये समझ में आ गया कि हम इस प्लेन में यहां कहीं हैं। तो इस प्लेन का इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फॉर्मूला आपका आएगा -kp/r³। -k, p वेक्टर कितना है, pi क्या, r³, और इसका ये वाला डिस्टेंस z है, ये वाला डिस्टेंस y है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस y² + z² का √3। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट से ये है, उसका क्यूब -kp/r³। डाइपोल इधर है, -i में आंसर आएगा, ठीक है। चलो, सेकंड में यहां देखिएगा r काफी छोटा है, मतलब ये शॉर्ट डाइपोल के रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको इसका इक्विवेलेंट डाइपोल बनाना है। तो इस पूरे को एक नेगेटिव से रिप्लेस करते, इस पूरे को पॉजिटिव से रिप्लेस करते, और चूंकि हम अभी बात कर चुके हैं कि हम सेंटर ऑफ मास की जुगाड़ से कर सकते हैं, तो ये 2r/π ऊपर, 2r/π नीचे, तो ये 4r/π। तो डाइपोल मोमेंट कुछ और नहीं, q 4r/π j कैप है। तो ये कुछ और नहीं, शॉर्ट डाइपोल देने का तरीका है जो y एक्सिस के अलोंग है, और इतना। अब जरा देखें A00, A00 ये है, तो अब हमारा डाइपोल ऐसा है, और A00, लेकिन ये तो इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन है, पोटेंशियल 0। और 00A थर्ड, 00A हम यहां हैं, यहां पे हैं, ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन है, आंसर फिर से 0। हालांकि ये 0 वोल्टेज आप सीधे लॉजिकली भी सोच सकते थे कि आप यहां बात करते तो जितने पॉजिटिव का डिस्टेंस है उतना ही नेगेटिव का है डिस्टेंस, अपने आप सिमेट्री की वजह से कट जाएगा। इस पॉइंट पे भी जितने प्लस दूर हैं उतने ही माइनस है, सिमेट्री की वजह से कट जाएगा। चलो, अब बीच में जो 00, ये 0A0, ये देखिए हम पॉजिटिव के ज्यादा नजदीक हैं एज कंपेयर टू नेगेटिव, तो पोटेंशियल तो पक्का पॉजिटिव आएगा। और कितना, तो हम पोटेंशियल का ही फॉर्मूला, ये डिस्टेंस क्या है E, और पोटेंशियल का फॉर्मूला kp/r² है, तो kp/r², और पॉजिटिव क्योंकि हम पॉजिटिव के नजदीक हैं। अब सेकेंड पार्ट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वंस अगेन ये हमारा डाइपोल है E00, इक्वेटोरियल पोजीशन अपोजिट, तो -kp/r³। p j कैप में है, ये -j कैप में। 0A0 इस पॉइंट पे, ये भी इक्वेटोरियल है, और डिस्टेंस इसका भी a है, इसका भी -j कैप। चाहे तो इसको ऐसे फील करिएगा कि यहां से जो फील्ड लाइन बनती 3 डायमेंशनल, ये फील्ड लाइन हमारी तरफ से भी आती, ये 3D में फील्ड लाइन ऐसी बनती, मतलब इस पूरे प्लेन पे आंसर नीचे है इसका, तो यहां भी, यहां पूरे में नीचे, इसीलिए ये दोनों सेम आए क्योंकि डिस्टेंस भी बराबर था। लेकिन 00A पॉइंट यहां है, A लेंथ पे, ये एक्सियल पोजीशन है और P के पैरेलल आएगा, तो 2kp/a³। तो इसका आंसर 2kp/a³ j कैप। ठीक है, तो काफी काम के रिजल्ट ये एज इट इज मैग्नेटिक डाइपोल में भी ये रिजल्ट यूज होंगे, इसीलिए ये अच्छे से समझिएगा कौन सा इक्वेटोरियल है और कौन सा एक्सियल पोजीशन है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट हम निकालते हैं, ये इंटरेस्टिंग केस बनेगा डाइपोल की वजह से। ये डाइपोल है P, इस डाइपोल की वजह से किसी भी r वेक्टर पे हमें आंसर चाहिए था, ठीक है। तो अब हम इसके लिए क्या करते हैं, अगर ये एंगल थीटा होता, अच्छे समझिएगा, ये डाइपोल है, ये थीटा होता, तो
तो अब ये ना तो इसकी एक्सियल पोजीशन है ना इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो क्यों ना हम क्या करें, पी वेक्टर को रिजॉल्व कर दें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। मतलब इस रिस्पेक्ट के, सॉरी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं करना चाहिए, एक अलोंग द लाइन, ये हमारा क्या हो गया, पी का कॉस थीटा, और एक मैंने ऐसे रिजॉल्व कर दिया इस तरफ पी का साइन थीटा। अब जरा सोचिएगा, ऐसे रिजॉल्व करने से फायदा क्या हुआ कि ये जो पोजीशन है वो पी कॉस थीटा की एक्सियल पोजीशन है, पी साइन थीटा की इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो इसका आंसर लिखने की बजाय मैं इन दोनों का आंसर लिख दूं तो काम चल जाएगा। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि पी न्यूमरेटर में है। अगर कोई वेक्टर न्यूमरेटर में है तो हम उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। जैसे जरा सोचिए कि टॉर्क होता है R क्रॉस F, ये टॉर्क होता है, तो अगर दो फोर्सेस लग रहे हैं F1 और F2, तो आप इनका टॉर्क निकालना है तो R क्रॉस F1 प्लस R F2 ऐसे लिखते, और आप इनको सेपरेट कर सकते थे, R क्रॉस F1 R क्रॉस F2। तो वैसे ही चाहे पोटेंशियल का फॉर्मूला देखें तो P ऊपर आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी P ऊपर है, और न्यूमरेटर में है तो हम तोड़ सकते हैं। तो न्यूमरेटर में है तो उसको तोड़ दो, अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। तो टॉर्क में जैसे F ऊपर था वैसे ही यहां P ऊपर है, इसीलिए हम डाइपोल के वेक्टर तोड़ सकते हैं। तो हम इसका नहीं निकाल पा रहे थे, इनका तो निकाल पाएंगे। और अब जरा सोचिए आंसर क्या आ रहा है, देखें। तो पोटेंशियल लिखना होता इस पे, तो पोटेंशियल P cos थीटा की वजह से K P cos थीटा बाय R स्क्वायर, KP बाय R स्क्वायर, ये हमने निकाला था। लेकिन P sin थीटा की वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन है, P sin थीटा की ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, इसीलिए इस P sin थीटा की वजह से वोल्टेज नहीं आएगा पोटेंशियल, लेकिन P cos थीटा की वजह से आएगा, और ये आया। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत अब भी है कि ये P तो एक वेक्टर है, तो P वेक्टर है, लेकिन बड़ी अच्छी बात है वहां cos थीटा आया, तो क्यों ना मैं R यूनिट वेक्टर के साथ डॉट लिख दूं R स्क्वायर। अब जरा सोचिए, सही बात है, cos थीटा क्या है, R यूनिट वेक्टर जिस तरफ R है और जिस तरफ P है, उन दोनों के बीच का ही तो एंगल है। तो P cos थीटा कैन बी रिटन एज P डॉट R। क्यों P डॉट R लिखते तो मॉड P, मॉड R यूनिट वेक्टर क्या है 1 cos थीटा, तो P cos थीटा। और अब हमारी समस्याएं दोनों सॉल्व हो गई कि हमें थीटा की भी दिक्कत नहीं रही कि वो थीटा कहां से, थीटा क्या है, P वेक्टर और R वेक्टर के बीच का एंगल +0, बस हो गया। तो अपने आप ही इस P के साथ R वेक्टर लेते तो परपेंडिकुलर है, तो इसका तो आंसर आएगा नहीं। इस P का R के साथ लेते तो एंगल 0 डिग्री है, तो सीधे ये आ गया। तो K P डॉट R यूनिट वेक्टर बाय R स्क्वायर, ये याद रखिएगा। अब हम ये जनरल पॉइंट के लिए याद रख रहे हैं, और इसी से फिर रिपीट कर रहा हूं कि एक्सियल पोजीशन पे P डॉट R, सॉरी इक्वेटोरियल पे 0 था, एक्सियल पे P डॉट R 1 था, इसीलिए यहां KP बाय R स्क्वायर आ गया, यहां पे माइनस KP बाय R स्क्वायर आया। ये समझ में आया? इधर एंगल फॉर्मूला हमारा बना KP cos थीटा बाय R स्क्वायर, यहां cos थीटा 1 है, यहां cos थीटा -1 है, यहां cos थीटा 90 है, यहां cos थीटा 270 है, मतलब यहां 0 थीटा 270 90। तो ये 4 पॉइंट पे, ये किसी और पे निकालना होता कि अगर हम इस पॉइंट पे बात करते थीटा पे R, तो इस पे पोटेंशियल पॉजिटिव आता और KP cos थीटा बाय R स्क्वायर। लेकिन हम यहां बात करते तो एंगल ये यूज होगा, क्यों, R वेक्टर हमेशा बाहर, P वेक्टर ये, R और P के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज है, तो नेगेटिव में आंसर आएगा अगर थीटा यहां से दिया होता तो एनीवे, ये फॉर्मूला एज इट इज ध्यान रखिएगा। ये अब क्या हो गया कि हम किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला पता है तो मैं पहले यही मान लेता हूं कैलकुलेशन ऑफ V। क्यों, तो देखें, मान लो ऐसा होता कि ये डाइपोल हमारा ये है P, अब हमसे पूछा होता पोटेंशियल एट A, 2A, 3A। अब तो ये काफी गंदा है, A, 2A, 3D,
3 डायमेंशनल स्पेस में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आर वेक्टर क्या है? ए आई कैप, 2a जे कैप, 3a के कैप। डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्या है? पी आई कैप। इसी को चाहे तो आप के पी डॉट आर बाय आर क्यूब भी लिख सकते हैं, आर के मॉड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो के पी क्या है? पी आई कैप, इसका डॉट आर यूनिट वेक्टर के साथ ए आई प्लस 2a जे प्लस 3a के। यूनिट वेक्टर की जगह वेक्टर लिख रहा हूं तो नीचे स्क्वायर की जगह क्यूब हो जाएगा। इसकी लेंथ 9 और 4 13 और 1 14 14, ए का होल क्यूब। ए से ए काट दो, आई कैप के साथ आई कैप के पी ए से नीचे काटा तो 14 रूट 14 ए स्क्वायर। ये हमारा पोटेंशियल आ गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाता हूं। मान लीजिए एक और डाइपोल होता यहां से यहां -a,0,0। अब पूछा होता कि अब पोटेंशियल निकालो, तो ये जो हमने निकाला है ये तो सिर्फ इसकी वजह से निकाला है, लेट इट बी P1, इट बी P2। तो ये जो हमने निकाला वो P1 की वजह से निकाला। अब P2 की वजह से निकालते, अब ध्यान देने वाली बात, P2 की वजह से निकालते तो जो R वेक्टर होता वो रीडिफाइन होता। ये हमारा A 2A 3A था, तो R वेक्टर अब नया बन जाएगा। कौन सा? डाइपोल को उससे ज्वाइन करने वाला वेक्टर। तो ये क्या बनेगा? 2A आई कैप, 2A जे कैप, 3A के कैप। ये R वेक्टर। और अब फॉर्मूला लगेगा के पी डॉट आर बाय आर क्यूब। तो के पी कितना है? P2 जे कैप डॉट 2A आई कैप, 2A जे कैप, 3A के कैप बाय इसका मॉड 4 और 4 8 और 9 17 रूट 17A का क्यूब। जे के साथ डॉट के P2 2A अपॉन 17 रूट 17A स्क्वायर। और चूंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो दीज टू कैन डायरेक्टली बी एडेड टू फाइंड नेट पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो इसको और इसको सीधे ऐड कर दो, नेट पोटेंशियल मिल जाएगी। मींस कुछ और नहीं, सीधे एक फॉर्मूला रट मारा हमने, ये वाला। और ये मैग्नेटिक फील्ड में भी आएगा, इसीलिए रटना ही बेहतर है। हाँ, प्रूफ फिर रिपीट कर दे रहा हूं। पहले हमने क्या किया था, इस पे हमने बायनोमियल लगा के निकाल लिया, तो आंसर आया था के पी बाय आर स्क्वायर। फिर हमने जब इसका इस पे निकालना था थीटा पे, तो एक कंपोनेंट ये लिया, एक ये लिया, इसका आंसर आएगा नहीं, तो पी कॉस थीटा का एक्सियल पोजीशन पे ये फॉर्मूला लगा दिया, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। और उसको वेक्टर में तोड़ा तो पी डॉट आर यूनिट वेक्टर बाय आर स्क्वायर। यूनिट वेक्टर को वेक्टर में कन्वर्ट किया तो आर वेक्टर बाय आर क्यूब। कंफ्यूज मत होइएगा कि डाइपोल 1/r क्यूब पे डिपेंड कर रहा है 1/r स्क्वायर, क्योंकि आर का मॉड एक ऊपर भी है। तो ये एक तरह से है इनवर्स स्क्वायर लॉ ही, लेकिन ये थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये बड़ी अच्छी चीज हो गई कि हमें पोटेंशियल निकालने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जो आपने पोटेंशियल निकाला है उसमें थीटा कौन सा है, आर कौन सा है। जैसे ये लेंथ आपकी 2a है, ये p है, ये एंगल 45 डिग्री है, तो पोटेंशियल इस पॉइंट पे निकलेगा कि p cos थीटा बाय आर स्क्वायर। या तो आप ये फॉर्मूला यूज करें k p, और cos थीटा कौन सा है, ये cos 135। अच्छी बात है, r तो यही है 2a का होल स्क्वायर। अपने आप आंसर नेगेटिव आया, के पी बाय रूट 2 बाय 4a स्क्वायर। नेगेटिव आना था, क्यों? हम नेगेटिव के ज्यादा नजदीक हैं। नेगेटिव के ज्यादा नजदीक हैं तो वोल्टेज नेगेटिव आएगा। ये तो इस तरीके से आप अंदाज लगा सकते थे। अब जरा देखें कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही जुगाड़ काम करेगी? हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था आर और थीटा पे। डाइपोल के साथ एंगल थीटा है, आर वेक्टर है बाहर की तरफ, तो क्यों ना फिर से वही कर दिया जाए। ये पी का कॉस थीटा है, ये पी का साइन थीटा है,
तो इस पॉइंट पे P cos थीटा की एक्सियल पोजीशन है, तो एक हमारा E रेडियल आएगा 2kp cos थीटा बाय r स्क्वायर। इसकी वजह से 2k P cos थीटा की वजह से उसी के पैरेलल 2kp cos थीटा बाय r स्क्वायर। साइन थीटा की वजह से इक्वेटोरियल है तो एंटी पैरेलल, और इसे मैं ई टॉ नाम दे रहा हूं, यह टेंजेंशियल kp साइन थीटा बाय r क्यूब, सॉरी r क्यूब। तो एक्सियल पोजीशन पे 2kp cos थीटा बाय r क्यूब, इक्वेटोरियल पे kp साइन थीटा बाय r क्यूब, ये दो लिखे। और एक्सियल कौन सी है, एक तरह से एक्सियल मतलब इसके रिस्पेक्ट में एक्सियल, तो ये एक्चुअली मैं रेडियल नाम दे रहा हूं क्योंकि ये रेडियस के अलोंग है। ये टेंजेंशियल नाम दे रहा हूं क्योंकि रेडियल के परपेंडिकुलर, जैसे सेंट्रीपिटल में होता था। टेंजेंशियल ये है, ए टेंजेंशियल ए रेडियल या सेंट्रीपिटल। तो लाइन ज्वाइन करने के अलोंग रेडियल है, उसके परपेंडिकुलर टेंजेंशियल है, दोनों वेक्टर मिल गए। तो ई नेट अगर पूछा होता तो ऑब्वियसली ई रेडियल का स्क्वायर ई टेंजेंशियल का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो 2kp बाय आर क्यूब इंटू kp बाय आर क्यूब ले लेता हूं, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। अलग अलग थीटा पे अलग अलग है, वेरीफाई करके देख लो कि ये जो आंसर आया है इसमें थीटा की वैल्यू अगर आप 0 डिग्री रखते, थीटा 0 पे, ये 0 हो जाता, ये 2kp बाय आर क्यूब आता, तो थीटा 0 मतलब एक्सियल। थीटा 90 रखते तो ये मर जाता, सिर्फ ये आता, तो थीटा 90 पे डायरेक्शन ये आती, थीटा 0 पे डायरेक्शन ये आती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें कैसे मिली, इसकी यहां पे ये मिली और यहां पे डायरेक्शन ये मिली और बीच में कहीं ऐसी मिली, और बात काफी हद तक ये सही भी है। फील्ड लाइन देखिए, ऐसे ही तो थी फील्ड लाइन, ये तो देखिए यहां पे फील्ड लाइन ऐसी है, यहां फील्ड लाइन ऐसी है, और बीच में कहीं जब हम निकाल रहे हैं, बीच में कहीं, तो एक कंपोनेंट इधर भी है, एक कंपोनेंट इधर भी है, तो दोनों का रिजल्टेंट ये है। तो इस तरीके से हम डाइपोल की डायरेक्शंस सभी पता कर पा रहे हैं। तो तरीका उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि हमने ये, अब यहां वेक्टर की इंफॉर्मेशन वैसे लूज होती हुई सी दिख रही है, तो कोई वैसे हुई नहीं है। 2kp cos थीटा बाय r क्यूब लिखा है, क्यों ना इसे 2kp डॉट r यूनिट वेक्टर बाय r क्यूब लिख दूं। तो जो एक्सियल कंपोनेंट है सीधे हम डॉट प्रोडक्ट लेके ऐसे लिख सकते थे p cos थीटा को, अब तो आ गया इसके अंदर वेक्टर, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट e टेंजेंशियल लिखना होता तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन हम लिखेंगे तो ये किसके अलोंग है, p के cos थीटा के अलोंग। तो ये लिखूं 2kp माइनस p डॉट r यूनिट वेक्टर बाय r क्यूब, ये आया डॉट r यूनिट वेक्टर। अजीब सा लगेगा लेकिन ये मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये p का पैरेलल कंपोनेंट है, ये p का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो इस पे आंसर आया kp पैरेलल बाय r क्यूब 2, ये आया kp परपेंडिकुलर बाय r क्यूब नेगेटिव के साथ, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत है कि वेक्टर की इंफॉर्मेशन लूज हो गई है, तो ये r यूनिट वेक्टर के अलोंग है, ये टॉ यूनिट वेक्टर के अलोंग, ठीक है। वैसे ये शायद अभी समझ में आएगा नहीं, क्योंकि मैथ्स में जब वेक्टर होगा तब आपको कंपोनेंट रिजॉल्व करना सीखोगे। तो फिलहाल अपन स्किप मारते हैं इसको, फिलहाल हम ऐसे नहीं करते, ये मैं बाद में रिवीजन में एक्सप्लेन कर दूंगा जब मैथ्स में वेक्टर हो जाएगा। फिलहाल हम सिर्फ इतना समझ लेते हैं, p का पैरेलल तो 2kp पैरेलल बाय r क्यूब, p का परपेंडिकुलर kp परपेंडिकुलर बाय r क्यूब, उसके अपोजिट, बस इतना याद रख लो। और पैरेलल और परपेंडिकुलर रिजॉल्व किए हो हमने p को,
तो पी कॉस थीटा पी साइन थीटा। तो इसको रटने की जरूरत नहीं, रिजॉल्व करते हुए आना चाहिए। तो रटा तो हमने अभी भी वही है, एक्सियल और इक्वेटोरियल का आंसर। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, ये एक डाइपोल है। इस डाइपोल के चारों तरफ मैं ऐसे सर्कल पे इसी प्लेन में मूव कर रहा हूं, सर्कल ऑफ रेडियस ए। ये डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल है, ठीक है। अब जैसे इसमें ऑन दिस सर्कल फाइंड पॉइंट वेयर electric field is 0, point where electric field is parallel to dipole, point where electric field is anti-parallel to dipole, point where electric field is perpendicular to dipole, और अगला point where mode of electric field is maximum। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन ये है कि एक डाइपोल है और इस सर्कल पे हम मूव कर रहे हैं, अलग अलग जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी? तो हम देखते हैं कि मान लेते हैं, आंसर देते हैं थीटा के टर्म में। और भी लिख देता हूं, चलो। पोटेंशियल इज 0, पोटेंशियल इज मैक्सिमम। अब इस किसी भी थीटा पे हम बात करें, इस पॉइंट पे ये P है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? तो P का cos थीटा, KP cos थीटा बाय आर स्क्वायर, ये आएगा। मैं सीधे कैसे लिख रहा हूं? P के साइन कंपोनेंट का तो आएगा नहीं, cos कंपोनेंट का आएगा, और KP cos थीटा बाय आर स्क्वायर ये पोटेंशियल है। अब ये पोटेंशियल 0 कब है? जब cos थीटा 0 है। cos थीटा 0 कब है? जब थीटा की वैल्यू π/2 या 3π/2। या तो पोटेंशियल इस पे 0 है या इस पे 0 है। दरअसल अगर ये पूरा स्फीयर होता तो इस पूरे सर्कल पे 0 होता, क्योंकि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन है। फिलहाल सर्कल है तो ऐसे 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट पे 0 होगा। तो मैं पॉइंट थीटा के टर्म में लिख रहा हूं, तो थीटा इक्वल टू π/2 3π/2। पोटेंशियल इज मैक्सिमम। ये मैक्सिमम कब होगा? जब cos थीटा मैक्सिमम होगा, और cos थीटा मैक्सिमम कितना है? 1। और ये कब आएगा? थीटा इक्वल टू 0 पे। तो मैक्सिमम आएगा थीटा इक्वल टू 0। एक और लिख लेता हूं, वोल्टेज इज मिनिमम। हाँ, थीटा इक्वल टू 0 पॉइंट कौन सा है? ये। वोल्टेज मिनिमम कब होगा? जब cos थीटा मिनिमम होगा, दैट मीन्स -1, थीटा विल बी पाई। और वो कौन सा पॉइंट है? ये। हालांकि ये सब हम डायरेक्ट कह पा रहे थे, क्यों? ये माइनस है, ये प्लस है। अच्छे सोचिएगा, जब हम पॉजिटिव के सबसे नजदीक होंगे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। पोटेंशियल मैक्सिमम यहां है क्योंकि हम प्लस के सबसे ज्यादा क्लोज हैं, प्लस की वजह से ही पोटेंशियल पॉजिटिव। मिनिमम तब होगा जब हम नेगेटिव के क्लोज होंगे, और 0 तब होगा जब हम दोनों के इक्विडिस्टेंट होंगे। तो रियलिटी ये है कि इस पूरे में पोटेंशियल पॉजिटिव, इस पूरे में पोटेंशियल नेगेटिव। और भी सही कहें तो ये जो पूरा प्लेन है, इस प्लेन के दाएं तरफ पोटेंशियल पॉजिटिव है, बाएं तरफ नेगेटिव है। इस पूरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन पे 0। एक और चीज थी ये, चलो पोटेंशियल से रिलेटेड तो समस्या खत्म हो गई। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते तो एक इधर आता, एक इधर आता, ई रेडियल ई टेंजेंशियल। ई रेडियल कितना है? P का cos थीटा, तो 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब। ई टेंजेंशियल kp साइन थीटा बाय आर क्यूब, और टेंजेंशियल मतलब डायरेक्शन उल्टी है। नेगेटिव मैंने नहीं लगाया क्योंकि एरो मैंने उल्टा बना दिया। तो ई नेट अभी हमने देखा था kp बाय आर, और आर की वैल्यू स्मॉल ए है। 2 cos थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसी को सुधार के लिख लूं 4 cos स्क्वायर थीटा, तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब जरा देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कभी 0 हो सकता है? आंसर आया नो, क्योंकि ये चीज तो 0 नहीं हो सकती। तो 0 तो कभी नहीं हुआ, तो पहले का आंसर आया नॉट
पॉसिबल। ठीक, हाँ मिनिमम जरूर हो सकता है। मिनिमम कब होगा? जब ये वैल्यू 0 होगी। तो मिनिमम कब होगा? जब cos थीटा की वैल्यू 0 होगी। मिनिमम पूछा नहीं, ये शायद लास्ट में पूछा है। मैक्स पूछा है, मिन नहीं पूछा। मैं दोनों पूछ लेता हूं, चलो। तो मिनिमम ई का मॉड मिनिमम करना है, तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 मिनिमम करना है। और मिनिमम कितना होगा? जब ये 0 होगा। जब cos थीटा की वैल्यू 0, थीटा π/2 या 3π/2। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम कहां है? इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे। अब जरा देखें, इसका मैक्सिमम करना है तो जब cos थीटा की वैल्यू ±1 होगी। ±1 कब होगी? थीटा इक्वल टू 0 या पाई पे। तो इसका आंसर आया 0 या पाई, इसका आंसर आया π/2 3π/2। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम यहां और यहां है मैग्नीट्यूड में। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम है, 0 कहीं नहीं है। अब जरा देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के पैरेलल है। तो डाइपोल ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के पैरेलल है, तो एक इधर होगा, एक इधर होगा। फील्ड लाइन से अंदाजा लगाओ। यह एक्सियल पोजीशन पे पैरेलल होता है और एक्सियल पोजीशन क्या है? 0 एंड पाई। एंटी पैरेलल कहां होगा? और वंस अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आप अंदाजा लगाइए कि एंटी पैरेलल इस पॉइंट और इस पॉइंट पे। तो एंटी पैरेलल है π/2 एंड 3π/2 इक्वेटोरियल पोजीशन। लेकिन बस लास्ट रह गया ये परपेंडिकुलर टू डाइपोल कहां है। अब परपेंडिकुलर टू डाइपोल मतलब डाइपोल है हमारा कैसा? हॉरिजॉन्टल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए वर्टिकल। सोचो, यहां कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है इसके परपेंडिकुलर, लेकिन वो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वो समझने के लिए आपको दोनों कंपोनेंट सोचने पड़ेंगे। जरा देखिए, ये हमारा रेडियल है, ये हमारा टेंजेंशियल। ये रेडियल, ये टेंजेंशियल, ये हमारा नेट है। और अब जरा सोचिए कि नेट पे ये मान लेते हैं डेल, ये एंगल थीटा। अब tan डेल की वैल्यू कितनी है? ई टॉ बाय ई आर ये है। लेकिन अगर ये इसके परपेंडिकुलर चाहिए तो डेल ही 90 माइनस थीटा है। अगर ये वर्टिकल है तो ये डेल है, ये भी डेल है और ये 90 माइनस थीटा है। तो tan डेल ही tan 90 माइनस थीटा है। और ई टेंजेंशियल के पी साइन थीटा बाय ए क्यू। ई रेडियल 2kp cos थीटा बाय ए क्यू। ये बना cot थीटा, ये बना tan थीटा बाय 2। आंसर आया tan थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू ±√2। और ±√2 आया तो ऐसे 4 पॉइंट होंगे जहां tan थीटा ±√2 होगा। और बात बिल्कुल सही भी थी, अगर यहां परपेंडिकुलर है तो यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा। फील्ड लाइन से देखिए, सिमेट्री है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो ऐसे 4 बार होगा। तो tan थीटा की वैल्यू ±√2 आया, तो थीटा tan इनवर्स √2, थीटा पाई माइनस tan इनवर्स √2, पाई प्लस tan इनवर्स √2 और 2 पाई माइनस tan इनवर्स √2। ये 4 एंगल हैं जिन पे ये 4 मतलब 1 2 3 4 जिन पे ये परपेंडिकुलर रहा होगा डाइपोल की या वाई डायरेक्शन में रहा होगा, सीधे सोचिए। तो अच्छा क्वेश्चन था। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपको ट्राई करना है। चलो तो अब सॉल्यूशन देखें। पहले क्वेश्चन में वर्क डन इन मूविंग स्लोली। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, डेल्टा काइनेटिक। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जाएगा तो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और डेल्टा काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी Q टाइम्स V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो ये कुछ और नहीं, फाइनल वोल्टेज और इनिशियल वोल्टेज लिखने। B का वोल्टेज मतलब पाथ पे तो डिपेंड करना नहीं है, आप किसी भी रास्ते से जाइए, फील्ड कंजर्वेटिव है।
बी का पोटेंशियल आता के पी कॉस, और पी और आर के बीच में एंगल 60 नहीं है, 120 है, 120 डिग्री बाय आर स्क्वायर। और ए पे हम देखते तो माइनस ये आता के पी कॉस 37 बाय ए स्क्वायर। तो ये क्यू टाइम्स कॉस 120 माइनस 1/2 के पी बाय 8 ए स्क्वायर, ये 4/5, तो 13/40 के पी क्यू बाय ए स्क्वायर नेगेटिव। नेगेटिव ये सजेस्ट कर रहा है कि एक्चुअली अपने आप चला जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो गया है। पोटेंशियल में लॉस हुआ तो काइनेटिक में गेन हुआ। उस काइनेटिक एनर्जी जो आ जाती है उसको खत्म करने के लिए हमें नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा। स्लोली ले जा रहे हैं तो सॉरी, ये 37 है, 13 नहीं है। चलो सेकंड में इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो भी चाहिए था। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन कुछ और नहीं, सीधे फॉर्मूले की प्रैक्टिस थी। अब ए पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, एक इधर आएगा, तो P का cos 37, P का cos 37 मतलब, तो यहां लिखें 4p/5, इधर लिखा 3p/5। अब इस पॉइंट पे 3p/5 की जगह वजह से kp/r³ उल्टा, इसकी वजह से 2kp/r³। लेकिन हम नेट में इंटरेस्टेड हैं, तो नेट हमारा कितना आया, तो यहां से क्या कॉमन ले लूं, kp/5 a³ कॉमन ले लूं, kp/5 a³ कॉमन लिया, 3 अंदर छोड़ा तो 3 स्क्वायर, kp/5 a³ कॉमन लिया, 8 अंदर छोड़ा 8 स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। 64 और 9 73 बाय 5a³, ये आया, ठीक है। kp/5 कॉमन लिया, 8 यहां से 64 और 9 73, √73/5a³, ये इस पे मॉड आया। अब हमें मॉड निकालना है इस पे निकालने के लिए फिर से हम वही करते हैं कि P वेक्टर ये है, ये 60 डिग्री है, तो हम P को तोड़ते तो ये P cos 60 दैट मीन्स p/2, ये P sin 60 √3p/2, ये आया। अब p/2 की वजह से एक्सीएल में इसके पैरेलल आएगा, 2kp डिस्टेंस था 2a, 2kp cos θ/a³, इसकी वजह से उल्टा kp/a³, इसकी वजह से ये, इसकी वजह से ये, इन दोनों का रिजल्टेंट देखते हैं कितना आ रहा है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए यहां से kp/2a का होल क्यूब कॉमन ले लेता हूं, kp/2a का होल क्यूब कॉमन ले लेता हूं, 1 स्क्वायर, और यहां से kp/2a का होल क्यूब √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये बना 3/4 होल अंडर रूट, सॉरी 3/4 + 1 √7/4, √7/4, तो √7/16 kp/a³। हमें रेशो चाहिए इनका मॉड का रेशो, तो इनका मॉड का रेशो दिस, यहां से। तो ये खाली मैग्नीट्यूड ही चेक करने थे। तो हमने क्या किया इसमें, इलेक्ट्रिक इसको रिजोल्व किया, ये p/2 p√3/2, p/2 एक्सियल है तो ट्वाइस kp/a³, इक्वेटोरियल में ट्वाइस नहीं किया बाय दिस, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कुछ कॉमन लिया, kp/2a का होल क्यूब कॉमन लिया, 1 स्क्वायर, और यहां से √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 में हमें पोटेंशियल इस पॉइंट पे टोटल 0 करना है। तो बहुत ही सिंपल कि डाइपोल की वजह से हमें उस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, ये फर्क नहीं पड़ता वो वेक्टर कहां पे है, क्यों, क्योंकि जब हम इसके लिए निकालेंगे तो डाइपोल है ओरिजिन पे, पॉइंट है -2a a a, तो इसका ये r वेक्टर 2ai कैप a j कैप a k कैप,
और ये पॉइंट है हमारा a, 0, 0। तो इसकी वजह से जो वेक्टर आता -3a i कैप a j कैप a k कैप। अब पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है KQ बाय मॉड r, इसमें ज्यादा दिक्कत है नहीं। इसकी वजह से होता है KP डॉट r बाय r स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो KP डाइपोल मोमेंट कितना है P i कैप, इसका r वेक्टर के साथ डॉट लो, KP इंटू 2a, एक्चुअली -2 है, बाय r का स्क्वायर, इस डिस्टेंस का होल स्क्वायर, 4 और 2 6, √6a का होल स्क्वायर की जगह एक्चुअली होल क्यूब आएगा, क्योंकि मैंने r यूनिट वेक्टर की जगह r वेक्टर लिखा है। तो p का इसके साथ डॉट, ये आया, और KQ बाय मॉड r कितना है 9 और 2 √11a। और ये चीज क्वेश्चन में 0 है, तो कुछ कट रहा है, तो p की वैल्यू k से k कट गया, यहां से 6√6 से 2 कटा 3√6 बाय 11 QA। ये डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है और डायमेंशनली कूलम मीटर है, चार्ज और लेंथ का प्रोडक्ट। चलो क्वेश्चन 4 में ये अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग, कि हमें सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है। तो जरा समझिएगा, सेंटर पे तो ये हमारा ट्रायंगल है, सेंटर हम बनाते तो ये सेंटर होता a बाय √3 लेंथ पे, टोटल लेंथ a है तो ये a बाय √3, और एंगल कितना आएगा इसका 30 डिग्री। तो इसकी वजह से पोटेंशियल KP cos 30 बाय r स्क्वायर, ये इसकी वजह से पोटेंशियल। अब हम इसकी वजह से पोटेंशियल देखें कौन सा है, ये जो है, ये देखिए, ये एंगल 30, ये इसका r वेक्टर, लेंथ तो a बाय √3 ही आती, लेकिन एक्चुअली एंगल 30 नहीं 150 यूज होगा, तो इसकी वजह से आएगा KP cos 150 बाय r स्क्वायर। अब हमें लास्ट और निकालना है, ये a बाय √3, ये 30 डिग्री, ये P। अब P से यहां का देखें तो ये भी एंगल 150 डिग्री है, तो उसका भी आंसर KP, क्योंकि P और R के R हमेशा बाहर की तरफ वेक्टर होता है, P और R के बीच में KP cos 150 बाय r स्क्वायर, a बाय √3 का होल स्क्वायर। लेकिन अच्छी बात है, ये दोनों तो कट गए, जो आंसर बचेगा ये बनेगा, cos 150 √3 बाय 2 है, तो KP cos 150 माइनस का √3 बाय 2 बाय a बाय √3 का होल स्क्वायर। तो ये 3√3 KP बाय 2a स्क्वायर का नेगेटिव, ये आ गया पोटेंशियल। हालांकि कोशिश करिए फील करने की कि इसका आंसर प्लस आना ही था, और एक्यूट एंगल है, इसका एंगल ऑब्ट्यूज है, इसका एंगल ऑब्ट्यूज है। मैग्नीट्यूड सिमेट्रिक थे, तीनों के बराबर आते, तो 2 का कट गया, एक किसी का आंसर बचा। और फॉर्मूला क्या यूज किया, KP cos थीटा बाय r स्क्वायर, या आपकी मर्जी KP डॉट r यूनिट वेक्टर बाय r स्क्वायर, एक ही बात। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये मैं मिटा देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए थोड़ा और बड़ा फिगर बनाता हूं। अब देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालने वाले, इसकी वजह से अब देखिए, ये एंगल अगर थीटा है तो ये P है, तो P का cos थीटा, और ऑब्वियसली ये 30 डिग्री है, तो इसका cos 30 इस डायरेक्शन में आएगा, एक आंसर E1, और एक इसका ये P sin 30, तो ये P √3 बाय 2, ये P बाय 2। अब P √3 बाय 2, इसकी वजह से अगर E1 है, तो इसकी वजह से जो E2 आएगा वो इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा।
ठीक है, ये पहला। अब यही लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। अब हम बाकी दोनों की वजह से भी देखें, इसकी वजह से देखते हैं। इसका इस पे निकालते तो एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, p√3/2 p/2। इसकी वजह से इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर आएगा एक p/2, एक इसकी वजह से इसमें आएगा। हालांकि ये मैग्नीट्यूड सोचना आसान है कि इसका अगर इवन है तो इस वाले का इधर इवन ही होगा। इस वाले का इक्वेटोरियल में E2 है तो इसका इक्वेटोरियल में E2 ही है। ये अलग बात है, इवन की वैल्यू हमें पता है। E1 इसकी वजह से 2kp√3/2 2kp/r³ a/√3 का होल क्यूब। E2 इसकी वजह से kp sin थीटा बाय r³। लास्ट में हालांकि हम वैल्यू छाप लेंगे। चाहे तो मैं kp/a/√3 के होल स्क्वायर, इसी में ये 2 से 2 कटा, kp/a सहूलियत के लिए a/√3 के होल स्क्वायर को अगर मैं e नाम दे दूं तो होल क्यूब को, तो ये कुछ और नहीं e/2 लिखा है और ये कितना लिखा है e√3। ठीक है, ये आ गया, तो e के टर्म में आ गया और e की वैल्यू ये है। लेकिन अभी काम हुआ नहीं है, अभी तीसरा वेक्टर और है। और इस पे डाइपोल कहां था, इधर। इसकी वजह से निकालें तो ये 30 डिग्री, तो ये इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, डाइपोल इधर था, इसका एक कंपोनेंट इधर p√3/2, इसका ये p/2, √3/2 की वजह से इसका E1 इधर, इसकी वजह से इसका E2 यहां पे। तो इसकी वजह से यहां पे जब हमने निकाला तो E2 और E1 ऐसे आए, इसके इस तरह। अब जरा हम वेक्टर देखें तो वेक्टर के लिए, क्योंकि इन तीनों का रिजल्टेंट, इसका इसका उसका रिजल्टेंट निकालना है, तो हमें सबको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में तोड़ देते हैं। इधर से तोड़े, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री है। ये क्या है E1, ये 30 डिग्री। यहां से देखें तो ये 30 डिग्री, E1 30 डिग्री। तो यहां पे रिजल्टेंट आया हॉरिजॉन्टल में E1 cos 30 माइनस E1 cos 30 माइनस E2 cos 60 आई कैप। जे कैप में E1 sin 30 प्लस E2 sin 60। इसका देखें तो इसका आता E1 cos 30 आई कैप हॉरिजॉन्टल में, प्लस E2 cos 60 जे कैप, सॉरी cos 60 आई कैप। E1 का cos 30, E2 का ये, प्लस वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल में E1 का sin 30 माइनस E2 का sin 60। ठीक, ये आराम से सोचना। हाँ, ये दो आए, इनमें से कुछ तो कट रहा होगा, जोड़ दें तो ये कट गए, इधर जोड़ दें तो ये कट गए। तो इन दोनों का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आया, आई कैप में। ठीक है, आई कैप में E1 E2 देख के लग नहीं रहा, E1 और E1 का आई कैप में आया, E2 E2 का जे कैप में आना चाहिए, नहीं, हाँ आई कैप और जे कैप दोनों आए ना, सही है। तो ये आया E1 cos 30 E1 cos 30 आई कैप, तो 2E1 cos 30 आई कैप। इसका जे कैप में आया E1 sin 30 E1 sin 30, 2E1 sin 30 जे कैप। इसको कंबाइन करें, सॉरी यहां पे ये गलत लिखा है, इट इज माइनस, इट इज प्लस। देखें E1 का sin 30 नीचे है, E2 का
साइन 60 ऊपर है, तो ये प्लस था ये माइनस था, तो मैंने गलत चीज काट दी थी इसलिए वो गड़बड़ हो रहा था, E1 और E1 काट दी, तो ये 2E2 साइन 60। तो अब देखें ये बना 2E1 cos 30 √3/2 E1 √3 I कैप, E2 साइन 60 √3/2 E2 √3 J कैप, ये आ गया। ठीक, हाँ इसको बेहतर है ऐसे करना, देखिए कितना गंदा है, लेकिन अगर मैं यही बना लेता तो कितना आसान है, जरा देखिएगा। E1 30 डिग्री पे, उसका E1 नीचे वाले 30 डिग्री पे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट E1 √3 आएगा। क्या किया मैंने, इसके E1 और इसके E1 को कंबाइन कर दिया। अब जरा E2 देखें, E2 यहां से 60 डिग्री पे है, E2 वहां से 60 डिग्री पे है, E2 अकेले देखें तो E2 के बीच में भी एंगल 60 डिग्री है, तो E2 का रिजल्टेंट E2 √3 होगा, तो E1 √3 I कैप E2 √3 J कैप। अब तो ये कंबाइन हो जाएंगे, अब तो मैं दोनों वेक्टर को जोड़ सकता हूं, इसको और इसको, तो वो आया E1 √3 प्लस E2 I कैप, और J कैप में E1 प्लस E2 √3 J कैप, ये नेट आ गया। अब E1 खुद कितना था E√3, E2 कितना था E/2 इंटू √3 प्लस E/2 I कैप, E1 E√3 प्लस E2 √3 E/2 √3 J कैप, ये फाइनल आंसर है। E कॉमन ले लूं तो 3 प्लस 1/2 7/2, यहां पे 2 √3 3 √3/2 J कैप, और E की वैल्यू क्या थी, तो फाइनल आंसर 3kp/√3a³ इंटू 7/2 I कैप 3 √3/2 J कैप, ये फाइनल आंसर है। तो थोड़ा गंदा था, ठीक है, गंदा इसलिए क्योंकि कहीं तो भी वेक्टर पूछ लिया था। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, लेकिन कम से कम आपको वेक्टर फील होना चाहिए कि हाउ टू टेक कंपोनेंट्स, कि जितने डाइपोल थे सबकी वजह से निकाला, I कैप J कैप में कन्वर्ट किया, जोड़ दिया। पोटेंशियल में इतनी दिक्कत नहीं गई थी क्योंकि I कैप J कैप में कन्वर्ट नहीं करना था।